गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर है आपका 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो चेन सर्वेइंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेन सर्वेइंग की। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 है, तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं। 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर शायद 13 होगा, मुझे लगता है। नहीं 13 नहीं 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है बहुत सारी चीज़ों को। तो उसमें हमने बात कर लिया था आपके लिए, जैसे इसके पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे। शुरुआत में 10 या 12 मिनट की थ्योरी पढ़वाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका चेन सर्वे के बारे में। चेन सर्वे होता क्या है, हम कैसे इसमें मेज़रमेंट करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं लीनियर मेज़रमेंट के, जैसे टेप को पढ़ना है, टाइप ऑफ चेन को पढ़ना है। ठीक है, पेक्स क्या होता है, एरो क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। तो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स निकल के आते हैं वो सारी बातें इस चैप्टर में डील होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो इक्विपमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। चेन कितने टाइप की होती है, गंटर, रिवेन्यू, कौन कौन सी चेन्स होती हैं वो पूछ लेता है। टेप मेटालिक होता है, क्लोथ्स होता है, इनवार टेप होता है। तो वो सारे टेप्स हम लोग पढ़ लेंगे। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस में कौन सा मेटल्स मिलाई जाती है, निकल किस में होता है, क्रोमियम किस में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस टेप के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक, चेन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। चेन कैसे बनी, क्या है, कौन सी कितनी लिंक होती हैं, कहाँ पे कॉपर ब्रास की लगाई जाती है, क्या कारण होता है उसका, वो सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ और इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पेक्स की बात करते हैं, जिसको पेक्स है, एरो है, ठीक है, और रेंजिंग रॉड्स होती हैं, और ऑप्टिकल स्क्वायर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव काफ़ी बन के आते हैं इस इक्विपमेंट्स वाले चैप्टर से। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे करेक्शन भी आपको पढ़ने हैं। जो एलिवेशन करेक्शन क्या होता है, स्लोप करेक्शन क्या होता है, और पुल करेक्शन क्या होता है, पुश करेक्शन क्या होता है, सैग करेक्शन क्या होता है, टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप के करेक्शन भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट हो रहा है। तो हो सकता है कि आप अगर टेप से या चेन से मेजरमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन उसका टेप का लेंथ बढ़ जाए। हो सकता है आप उसको पुल करो, हो सकता है उसका लेंथ बढ़ जाए। तो इरर्स आती हैं, और इरर को रिमूव करने के लिए हम लोग करेक्शन लगाते हैं। तो करेक्शन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये करेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक अगला टॉपिक आएगा कंपास सर्वे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक लेवलिंग टॉपिक आता है। ये 3 टॉपिक आपके सर्वे की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाद के टॉपिक हैं वो छोटे हैं, उनमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी उसको कोशिश करेंगे कि कवर कर लिया जाए। ठीक है, चल तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद द सर्वे की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चेन सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम दे देते हैं चैप्टर 3 लीनियर मेजरमेंट, और चेन सर्वे भी बोलते हैं इसको, चेन सर्वे। ठीक है, चेन सर्वे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, आपका टॉपिक है दैट इज़ लीनियर मेजरमेंट। इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। जैसे पहले पढ़ते थे तो लीनियर नाम में लिखा हुआ है कि आपको जो भी मेजरमेंट करना है वो लेंथ के अलॉन्ग ही करना है, मतलब लीनियर मेजरमेंट आपका करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो निकल के आता है दैट इज़ मेन पर्पज ऑफ सर्वेइंग इज टू बी प्लॉट। मेन पर्पस, हमारा पर्पस क्या होता है सर्वे का? मेन पर्पस ऑफ सर्वेइंग मेन पर्पस ऑफ सर्वेइंग इज टू प्लॉट मेन पर्पस ऑफ सर्वेइंग इज टू प्लॉट प्लान और मैप। ठीक है, हम लोग मैप बनाते हैं या प्लान बनाते हैं ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो मेरा मेन जो पर्पस होता है सर्वे करने का है वो मैप बनाना होता है और या तो प्लान बनाना होता है। दैट्स क्लियर।
as the map is plotted, as the map is plotted, as the map is plotted on a horizontal plane, on a horizontal plane, ठीक है, ये है आपका horizontal plane, कॉमा डिस्टेंस सोन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्टेंसेस सोन आर horizontal projection on this plane, ठीक है, चलो क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, तो ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनाना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको समझेंगे इस बात को बहुत अच्छे से। सपोज दैट इन सर्वेइंग, दूसरा पॉइंट है, ये पूछ लेगा एग्जाम में कि कौन सा प्रोजेक्शन लेते हो, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेंशन किया गया दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट बात है इन सर्वेइंग डिस्टेंस बिटवीन two points in horizontal distance, 2 points is, जो डिस्टेंस आपको मेजर करना है वो कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन स्लोप डिस्टेंस आर मेजर्ड। जब हम लोग स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करेंगे तब क्या करेंगे, व्हेन स्लोप डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन स्लोप डिस्टेंसेस आर measured in fields, they are reduced to equivalent horizontal distance for preparation of map, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल देता हूँ, कोई आपका नेचुरल ग्राउंड है, जैसे सपोज दैट कुछ इस तरीके से आ करके इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका ये नेचुरल ग्राउंड है, जैसे ये नेचुरल ग्राउंड है, दिस इज नेचुरल ग्राउंड, और आपको कहा जाए कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आई, तो आप चेन तो लगाओगे, ठीक है, मेजर तो करोगे अगर यहाँ पे, तो ये आपकी जो क्या कह सकते हो, जो भी आपका जो ग्राउंड लेवल है ना वो इंक्लाइंड है, तो आपको जो मैप पे डिस्टेंस मार्क करना है ये आपको मार्क करना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये वाले डिस्टेंस को मेज़र करना होता है। तो आपको इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। सपोज दैट इसको एक स्ट्रेट लाइन में मान के चलते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ये एंडुलेटिंग सरफेस है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ये निकल के आएगी, ये कितना एंगल बनाएगी, सपोज दैट ये आपने एल मेज़र किया, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा एल कॉस थीटा, इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकल के आएगा, दैट इज एल कॉस थीटा। अगर आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो है मेज़र किया आपने चेन से, तो एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ग्राउंड क्या है, स्लोपी। तो जो भी मैप और प्लान पे जो भी डिस्टेंस मेज़र करोगे या मेंशन करोगे वो आपकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि एल कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लीनियर या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, मेथड्स ऑफ लीनियर या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस
मेजरमेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम लोग जो यहाँ पे मेथड्स ऑफ लीनियर या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। पहला है डायरेक्ट मेथड की। अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट मेथड की जो बात आती है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब फील्ड पे जा करके सर्वे अगर आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। तो चेन और टेप की मदद से अगर आप कोई सर्वे करते हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड चेन और टेप। ठीक है, दिस इज टेप। ओके, दूसरा हो सकता है ऑप्टिकल मेथड हो सकता है, ऑप्टिकल मेथड, ऑप्टिकल मेथड्स। ऑप्टिकल मेथड में जैसे टैक्योमेट्री है जिसमें ऑप्टिकल लेंस का यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मेथड, दैट इज टैक्योमीटर, दिस इज टैक्योमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट आता है 3 ईडीएम। ईडीएम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ईडीएम आइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन नाम में लिखा हुआ है टोटल स्टेशन, मतलब ये सारी चीज़ें बता सकता है, दैट इज टोटल स्टेशन। कॉमा और सारे हैं, दैट इज जीओडी मीटर, जीओडी मीटर। ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। टेलीनोमीटर, टेलीनोमीटर, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं मेजर करने के, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज होता है टोटल स्टेशन। यहाँ पे सारे काम हो जाते हैं, चाहे एंगुलर डिस्टेंस चाहिए हो, चाहे आपको लीनियर चाहिए हो, वो सारा बता देता है टोटल स्टेशन। ठीक है, चल क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट आता है चेन सर्वे, दैट इज चेन सर्वे। चेन सर्वे वो सर्वे होता है अगर चेन की मदद से कोई सर्वे कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड चेन सर्वेइंग। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, अभी आपका बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर सारे बातें करेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच distances are measured, distances are measured, distances are measured with the help of, with the help of, with the help of chain or tape, chain or tape। किसकी मदद से निकालोगे? चेन और टेप से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, and this process is called chaining। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? चेनिंग। ठीक है, ओके चल तो आगे बात कर लेते हैं। दैट इज सपोज दैट आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको मान लिया किसी ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजर करना है इस तरीके से। तो सपोज दैट एक पॉइंट आपने बी है, दिस इज पॉइंट बी है, ए और बी, सपोज दैट सी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके ग्राउंड के ऊपर हैं, आपको मान लिया 1 किलोमीटर तक मेजरमेंट करना है। ठीक, तो दिस इज़ द, मान लिया ये 0 मीटर है, दिस इज 0 मीटर है, ये सपोज 20 मीटर है, नेक्स्ट वाला हो सकता है 30 मीटर हो, ऐसे करके आपका, या 40 मीटर हो सकता है, जो भी है कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है लीडर इधर रहता है, दिस इज़ लीडर, जो आगे की तरफ लीड करता है उसको लीडर बोला जाता है। नाम में लिखा है जो आगे ले जाए, दिस इज़ लीडर, ये आगे बढ़ता जाएगा। बीच पीछे जो होता है फॉलोअर होता है, वो 0 पे रहता है, फॉलोअर। अगर सपोज दैट कि आपको कोई, अगर मान लें रोड को मेजरमेंट करने आता है जेई साहब, तो वो जेई साहब यहाँ पे रहेंगे एज ए लीडर, और उसके पीछे इनका वर्कर रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉलोअर। तो वो 0 साइड में रहता है। बाकी तो रोड मेजर करते समय लोग इधर उधर कर ही देते हैं। मान लें रोड मेजर कर रहे हैं, थोड़ा फॉलोअर ने फीता को क्या कर दिया, टेप को इधर उधर कर दिया चेन की मदद से। तो कई रोडें मान लें बनाना था 2 किलोमीटर, तो बनाते हैं 1.95 किलोमीटर। ठीक है, क्यों? थोड़ा थोड़ा इधर खिसकाते गए। अब जेई साहब तो यहाँ पे हैं, उतना उनको दिखेगा नहीं,
तो ऐसे ही करके आपका मेज़रमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इधर से खसकाते गए, यहाँ तक मेज़र किया, फिर आगे खसका दिए, इस तरीके से काम चलता रहता है और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, दैट इज़ ये लीडर हो गया। ऐसे इसमें सर्वे करो, फिर अगले में जाओगे, ऐसे अगले में चले जाते हैं हम लोग। दैट्स क्लियर, ठीक है। जहाँ जहाँ मेज़र करते हैं यहाँ पे स्टेशन मार्क कर लेते हैं अपना, यहाँ पे पैक्स लगा लेते हैं, ठीक है। एरो लगा देते हैं, जो भी मेज़र करना होगा, जैसे आपको एरो लगा दोगे, कुछ एरो इस तरीके से आपका बना रहता है, दैट इज़ एरो। ये एरो इस तरीके से बना रहता है, जो ज़मीन में हम लोग यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। चेन सर्वेइंग यूज फॉर, पहला पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, दैट इज़ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग यूज्ड फॉर स्मॉलर एरिया, मतलब चेन सर्वे आपको बहुत लार्ज एरिया के लिए यूज़ नहीं करना है, इकोनॉमिकल नहीं रहता और एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं आती। इन प्रोसेस ऑफ चेनिंग, इन प्रोसेस ऑफ चेनिंग, survey team consists of follower that is 0 meter at end, 0 meter at end पे रहता है, and the leader 20 मीटर और 30 मीटर एंड पे रहता है, ये लीडर बोला जाता है, ठीक। चलो लीडर ड्राइव्स द एरो, नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ, चलो इसको पहले लिख लो फिर मेंशन करता हूँ। थर्ड पॉइंट मेंशन करना था, उसके बाद में मेंशन करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्लियर है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद देखो ये बेसिक फंडा है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा फिर आगे सर्वे में कहना कि हम सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग चेन सर्वे में कितनी प्रकार की चेन होती है, कितने प्रकार का आपका टेप होता है, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। और अक्सर आपको जेई लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेंशन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं, दैट इज़ इसी का है थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट तो मैंने मेंशन कर दिए, चेन सर्वे स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़, ठीक है, लीडर ड्राइव्स, थर्ड पॉइंट है, लीडर ड्राइव्स, ठीक है, ड्राइव्स द एरो, ड्राइव्स द एरो, ठीक है, एरोस एंड फॉलोअर्स कलेक्टेड, एंड फॉलोअर्स कलेक्टेड, फॉलोअर इसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे एरो दिखाई थी 20 मार्क पे, 30 मीटर पे, 40 मीटर पे जो भी मेजरमेंट करे जाओगे, तो जो आपका क्या कह सकते हो, इस तरीके से जो लीडर होगा वो लीडर आपको पैक्स को तो लगाता जाएगा, ड्राइव करता जाएगा, लेकिन उसके बाद में फॉलोअर इसको निकालता भी जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला गया, इसको कलेक्ट करता जाएगा मतलब एक साथ इकट्ठा करेगा। नंबर ऑफ एरो विद द फॉलोअर्स, नंबर ऑफ एरोज, ये क्यों लगाया जाता है इसके पीछे रीज़न होता है। नंबर ऑफ एरोज विद द फॉलोअर, विथ द फॉलोअर सिग्निफाइज, ये क्या हमको बताता है, सिग्निफाइज
चेन लेंथ मेजर्ड, चेन लेंथ मेजर्ड। तो ये भी एक बात हमको पता चल जाती है। सपोज दैट आपको 1 किलोमीटर मेजर करना था या 500 मीटर मेजर करना था, तो आपने जो एरो थे ना वो मान लिया 20-20 मीटर पे लगा दिए, तो 20 मीटर पे लगाया तो 25 दूना 50, मतलब 500 हो जाएगा, सॉरी। तो आप देखोगे कि आपके जो आपने मान लिया 50 एरो निकल के आएंगे जो कि आपने 20-20 मीटर पे लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा निकल के आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से सपोज दैट आपको यहाँ पे लगाया एरो, यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ऐसे बहुत सारे लगाते गए। एक के बीच में गैप आपका 20 मीटर का है और आपको पहुँचना कहाँ तक है, आपको पहुँचना मान लिया कि 100 मीटर तक मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे देखोगे कि 20 मीटर का गैप हो गया, फिर 20 मीटर का है, फिर 20 मीटर का, तो 5 एरो आपको लगाने पड़ेंगे, क्लियर। तो वो एरो काउंट करके आप ये बता दोगे कि कितना आपने मेज़र किया, ठीक है। तो कोई भी सिंपल आदमी भी इसको बता सकता है, क्लियर। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग। नेक्स्ट हेडिंग बना दो, प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग, ठीक है। प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग, प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इन चेन सर्वेइंग कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है, इन चेन सर्वेइंग, इन चेन सर्वेइंग, इन चेन सर्वेइंग various points are located, various points are located by measuring distances with the help of chain, और टेप, किसी भी मदद से आप इसमें लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो। इन चेन सर्वेइंग वेरियस जो भी पॉइंट्स आपने लोकेट किए हैं उन पॉइंट्स को मेजर कर लोगे सबसे पहले किससे, हेल्प द चेन और टेप। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, फॉर स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया। फॉर स्मॉल एरिया डिटेल्स ऑफ वेरियस पॉइंट्स, डिटेल्स ऑफ वेरियस पॉइंट्स can be collected using ties or offsets, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल एरिया आपका होगा, छोटा एरिया होगा, तो उनकी जो डिटेल्स होंगी पॉइंट्स की, कैन बी कलेक्टेड यूजिंग द टाइज लाइंस बना देते हैं हम लोग हैं, और जो ऑफसेट्स होते हैं उनकी मदद से हम लोग स्मॉल एरिया में कर सकते हैं, बट लार्ज एरिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। चल आगे बात करते हैं नोट्स। ऑफसेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। नोट, ऑफसेट्स आर लैटरल डिस्टेंस, हेडिंग डाल दो, ऑफसेट ही डाल दो, ऑफसेट्स, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑफसेट्स आर लैटरल डिस्टेंसेस, ऑफसेट्स आर लैटरल डिस्टेंसेस measured from survey lines। ऑफसेट जो मेजर किया जाता है वो लैटरल डिस्टेंस होती है, अंडरलाइन करो, एग्जाम में आपको लैटरल ही मिलेगा। लैटरल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम सर्वे लाइन्स टू द स्टेशन whose information is to be collected
तो मेन स्टेशन से जो भी लैटरल डायरेक्शन में जिस आपको स्टेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके परपेंडिकुलर या लैटरल डायरेक्शन में आप उसको कलेक्ट करोगे। ऑफसेट दो प्रकार का होता है, इट इज़ टू टाइप, इट इज़ टू टाइप, इट इज़ टू टाइप। फर्स्ट वन इज़, पहला हो जाता है आपका दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑफसेट, दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑफसेट। सेकेंड वन इज़ ऑब्लिक, किसी एंगल पे होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिक ऑफसेट्स, ठीक है, ऑब्लिक ऑफसेट्स। इसको बोला जाता है टाइज, क्या बोला जाता है, टाइज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्लिक वाले जो ऑफसेट्स होते हैं उनको टाई भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टाई बोला जाता है। एग्जाम्पल ले लें, सपोज दैट आपको किसी बिल्डिंग का मेज़र करना था डिस्टेंसेस, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट एक आपकी जो लाइन है, सपोज दैट दिस इज़ द लाइन, सर्वे लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन। ये आपकी कोई लाइन है, बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब वो सबसे जो मूलभूत आपकी लाइन होती है जिसके थ्रू आप इधर उधर मेजरमेंट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड सर्वे लाइन। सर्वे लाइन या इसका दूसरा नाम होता है और बेस लाइन होती है, इसके थ्रू ही आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक। सपोज दैट ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से आपने सपोज दैट कि आपका कोई यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है और आपको मेज़र करना है, ठीक है। इस तरीके से ये मकान था कोई और आपको कुछ मेज़र करना था डिस्टेंस है। सपोज दैट इस पॉइंट को आपको मेज़र करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक काम कर सकते हो, या तो एंगल की मदद ले सकते हो या डिस्टेंसेस की। तो मैंने यहाँ पे सर्वे पॉइंट ए माना, इसको बी माना, एक बार क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट कर लिया तो ये पता चल गया, फिर मैंने यहाँ से लेकर के ये वाला मेज़रमेंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन आप यहाँ पे बता सकते हो आराम से। तो ये फॉर स्मॉल एरिया है। तो ये जो भी लैटरल डायरेक्शन में आपने जो बनाया ना, इसको टाई बोला जाता है। दिस इज़, ये भी एक लैटरल है, ये भी आपका ऑफसेट है, लेकिन ये जो भी वैल्यू निकल के आए, दिस इज़ कॉल्ड टाइज, दिस इज़ कॉल्ड टाई। दिस इज़ फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। किसके लिए रहेगा, स्मॉल एरिया के लिए रहेगा, ठीक। और सपोज दैट आपका कोई यहाँ से, इस लाइन से आपका कोई ट्री है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, इस तरीके से कोई ट्री है और इस ट्री का आपको चाहिए, मान लिया आपको इस पॉइंट से इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कितनी दूरी पे है आपका, इस मेन लाइन से, इस सर्वे लाइन से आपका ये भी जो भी ट्री है ये कितनी दूरी पे है, क्या उसकी लोकेशन है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई ऑफसेट डालोगे, दिस इज़ कॉल्ड 90 डिग्री, इससे बोला जाता है दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। इसका टाई नाम देते थे या इसको नाम देते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। एग्जाम में कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई, ये इसकी रूट्स हैं। तो दिस इज ट्री, क्लियर। चलो, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये स्मॉल एरिया की कहानी मैंने यहाँ पे बता दी। अब लार्ज एरिया की बात करते हैं, तब क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लार्ज एरिया के लिए कैसे सर्वे करते हैं वो देखते हैं। अभी तो हमने स्मॉल एरिया के बारे में बात किया, फिर हम लार्ज एरिया की बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, अब लार्ज एरिया को देखते हैं। देखिए, लार्ज एरिया में जो आपका जैसे छोटा सर्वे है तब तो ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। अब एरिया आपका लार्ज है तो उसमें कई स्टेशन भी बनाने पड़ते हैं। एक मेन स्टेशन होगा, उसके जो भी आपके आर्बिट्री स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, तब आपका काम हो पाएगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ ले सकता आपसे कि स्मॉल एरिया में क्या यूज़ करते हैं, लार्ज एरिया में क्या यूज़ करते हैं, ये बात की जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर मान लिया आपका एरिया लार्ज है, फॉर लार्ज एरिया, फॉर लार्ज एरिया,
अगर एरिया लार्ज है आपका, बहुत बड़ा एरिया अगर आपने कंसिडर कर लिया, सपोज दैट कि आपका एरिया इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया आपने ले लिया, ठीक है, ये आपका कोई फिक्स एरिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कंट्रोल पॉइंट्स आपको सबसे मेन एक स्टेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज़, तो पहले आपको इसमें थ्योरी पॉइंट मेंशन कर देते हैं, फिर लिखवाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप पहले मेंशन करो, व्हेन एरिया इज़ लार्ज, डायग्राम में बाद में क्लियर करूँगा। व्हेन एरिया इज़ लार्ज, व्हेन एरिया इज़ लार्ज, अगर एरिया बहुत बड़ा है, व्हेन एरिया इज़ लार्ज, एरर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज ऑफसेट, ड्यू टू लार्ज ऑफसेट्स विल बी मोर, ज़्यादा निकल के आएगी, विल बी मोर। अगर आप इसमें लार्ज एरिया में ऑफसेट ज़्यादा ले रहे हो तो एरर भी ज़्यादा निकल के आएगी। देयरफॉर टू ओवरकम, देयरफॉर इस एरर को कम किया जा सके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, large area is converted, short area, large area is converted, large area is converted into network of triangles, and then details are collected, ठीक है। then details are collected with respect to sides of these triangle with the help of ties and offset, ठीक है। चलो, तो ये बात हमने क्लियर कर दी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका एरिया बहुत लार्ज है तो उसमें आपको क्या करना है, इस लार्ज एरिया को छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट कर लो और कोशिश ये करो कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको ऑफसेट जो है ना वो ट्रायंगल के फॉर्म में ही दिख जाएगा। तो दीज ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट्स, तो ये जो भी ट्रायंगल बनेंगे तो जो भी आपके ऑफसेट्स निकल के आएंगे, टाई निकल के आएंगे, वो आपको ट्रायंगल फॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक। चल, तो सपोज दैट कि आपके पास ये मेन लाइन में बना देता हूँ, दैट इज़ 1 4, ये लाइन है, दैट इज़ 1, इसको नाम दे दिया 4, ठीक। यहाँ पे कुछ कंट्रोल पॉइंट्स आप बना सकते हो, जो कम से कम एक मेन कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए। सपोज दैट ये यहाँ से मैंने एक कंट्रोल पॉइंट 5 नंबर का बना दिया, यहाँ से आपको इसको ज्वाइन करा दिया, एक मेन कंट्रोल ये हो गया, इससे ये एक पड़ोसी इसका कंट्रोल हो गया और एक ये कंट्रोल हो गया, तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इससे आपको इसको कंट्रोल कर सकते हो, इससे ये वाला नज़दीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 कंट्रोल है, ये आपका इधर से जा सकते हो, दिस इज़ 1 कंट्रोल पॉइंट, 1 कंट्रोल, दैट इज़ 1 कंट्रोल कैन सी, यहाँ से देख सकते हो किसको, इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो, कैन सी एट लीस्ट 2 कंट्रोल पॉइंट, एट लीस्ट 2 कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंट्रोल पॉइंट है जहाँ से आप 2 और स्टेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द आपका कंट्रोल पॉइंट हो गया, ठीक। यहाँ पे एक आप कंट्रोल पॉइंट बनाना चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, मतलब आपका जो भी एरिया होना चाहिए वो ट्रायंगल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। और बाकी जो लाइंस आपने जैसे पहले चूज़ करते थे, जैसे मान लें आपको कहीं पे यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है, सपोज दैट ये ट्री है, तो आपको ऑफसेट लेना है तो इस लाइन से ऑफसेट ले लीजिए आप आराम से,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका तो लेटरल जो ये आपका है परपेंडिकुलर ऑफसेट है, लेकिन ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस लाइन से आपने इसको चूज़ किया, इस लाइन से इसको चूज़ किया, यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहे हो, तो ये जितने भी आपके ऑफसेट्स निकल के आए हैं इनको लेटरल तो बोलते हैं, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड आपका ये जो भी निकल के आता है ये ऑब्लिक निकल के आता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक, तो इनको बोला जाता है बेस लाइन, इनको बोला जाता है बेस लाइन। देखिए पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, जो बड़े बड़े स्टेशंस हैं उनके बाद में छोटे छोटे स्टेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जाकर के बड़े एरिया को हम लोग कवर अप करते हैं। ऐसा नहीं करते जाकर के पहले बीच में चले गए छोटे छोटे एरिया सर्वे किया, इसमें एरर बहुत निकल के आती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि हम लोग जो भी सर्वे करते हैं वो होल टू पार्ट करते हैं, पार्ट टू होल नहीं करते हैं। तो इसलिए बाहर बाहर सर्वे करते हुए कंट्रोल पॉइंट बना लेंगे ताकि हमारी जो एरर हो वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। इन्हें बेस लाइन या इन्हें सर्वे लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बेसिक डिफिनीशन। कुछ लाइंस की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बेसिक जो भी डिफिनीशन निकल के आती है वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना दो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 12 है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दैट इज, इसको डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल आपका बना, तो इन्हीं ट्रायंगल के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। सपोज दैट कि जो भी ट्रायंगल आपने बनाया, जैसे ये मेन लाइन आपकी आ गई, ठीक, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट था, कोई पॉइंट यहाँ पे था, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको बना दिया, ठीक है। इनके नाम दे देता हूँ, दैट इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल डी, ठीक। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, क्लियर। इसका नाम दे दिया स्मॉल जे, ठीक। फिर यहाँ पे एक सब्सिडरी स्टेशन बना दिया, दैट इज इसका नाम ई, इसका नाम एफ। यहाँ से एक आपने छोटे एरिया से आपने कहीं पे ट्री था, इस एरिया का आपको चाहिए ऑफसेट, तो ये भी बना दिया ए जी, ठीक है, ओके, जे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को, जो बेसिक डिफिनीशन है। जो ए बी सी डी है वो मेन स्टेशन हैं, कंट्रोल पॉइंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कामा कैपिटल सी, कामा डी, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे, मेन स्टेशन कहलाएंगे। मेन स्टेशन या कंट्रोल पॉइंट, मेन स्टेशंस, मेन स्टेशन एंड, या इसको दूसरा नाम दे सकते हो, और कंट्रोल पॉइंट्स, क्योंकि कंट्रोल करते हैं यहाँ से सारा सर्वे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। चल फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ए बी बी सी, ए बी कॉमा बी सी। देखो ए बी बी सी सी डी डी सी डी ए, सॉरी, ए बी बी सी दैट इज सी डी डी ए, और नेक्स्ट आता है बी डी। ए बी लाइन तो हो सकती है, बी डी, दिस इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन, दिस इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन, इनको बोला जाता है मेन सर्वे लाइन। ये मेन सर्वे लाइन आपकी निकल के आ जाती है, ठीक। फिर बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड सी जे, ये क्या है, मेजर, दैट इज एक नंबर पे, दूसरा थर्ड पॉइंट, मेजर सी जे फ्रॉम द प्लान और मैप, मेजर सी जे, जो सी जे डिस्टेंस आपको दिखाई गई, दिस इज कॉल्ड सी जे, मेजर सी जे फ्रॉम प्लान और मैप, मैप से मेजर करो, प्लान और आपके पास मैप तो होगा, प्लान और मैप, एंड वेरीफाई द, एंड वेरीफाई द ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग टू सी जे, टू सी जे, टू corresponding to, corresponding to सी जे, ठीक है। चेक ऑफ एक्यूरेसी, चेक ऑफ एक्यूरेसी, चेक ऑफ एक्यूरेसी, तो इनको बोला जाता है चेक लाइन। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड चेक लाइन, चेक लाइन, इसको बोला जाता है चेक लाइन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चेक लाइन, तो दिस इज सी जे इज चेक लाइन, चेक लाइन इज इक्वल टू, दैट इज स्मॉल, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी पता करना, इसका मतलब समझो, जैसे प्लेन के ऊपर मेरे पास मान ले प्लान है या मैप है, वहाँ पे मेरा कोई प्लॉट है, ये डिस्टेंस दैट इज सी जे,
अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने ग्राउंड पे जो भी डिस्टेंस है उसको चेक करेंगे क्या उसके स्केल के हिसाब से वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब एरर है, तो इसे चेक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेक लाइन। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं। हेडिंग बनाओ पहली, मेन स्टेशन। मेन स्टेशन, हेडिंग बना दो मेन स्टेशन। मेन स्टेशन किसे बोला जाता है उसकी बात करते हैं। इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट where two sides of triangle, where two sides of triangle, two sides of triangle meet, ठीक है, जहाँ पे दो ट्रायंगल की साइड मीट करती हैं उसे बोला जाता है मेन स्टेशन। जैसे इस ट्रायंगल की साइड यहाँ, इस ट्रायंगल की यहाँ, तो इसे बोले जाओगे क्या? मेन स्टेशन बोलोगे। ठीक है, चल दिस इज ट्रायंगल मीट एंड दीज स्टेशंस, and these stations also decides boundary of survey area, boundary of survey area, जो भी एरिया सर्वे कर रहे हो उसकी बाउंड्री भी डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल A, B, C एंड D, ये सारे जो आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके बाउंड्री एरिया को भी कवर अप करते हैं कि भैया ये बाउंड्री एरिया इसी के अंदर सर्वे करना है, बाकी छोड़ देना। ठीक, तो ये बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट है मेन सर्वे लाइन। दिस इज़ द मेन सर्वे लाइन। अब तो समझ में आ गया होगा, जो मेन स्टेशन को जोड़ती हैं वो मेन सर्वे लाइन हो जाएंगी। मेन सर्वे लाइन, दिस इज मेन सर्वे लाइन। ठीक है, दीज आर द लाइन ज्वाइन, these are the line joining main stations। एग्जाम्पल AB, डायग्राम देखो, AB, BC, CD, DA, ये सारे आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, BD भी हो जाएगा, ये भी तो ज्वाइन कर रहा है, दैट इज BD। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें बात करनी है। बेस लाइन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, उस वाले डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो कल को डायग्राम बना के एग्जाम में दे दे और लाइन पहचान सकते हो ना आप, तो इसलिए आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज टाई स्टेशंस। अगला नाम है, थर्ड वन इज टाई। कैपिटल में लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाई, दैट इज टाई स्टेशन। टाई स्टेशन या ब्रैकेट में लिख सकते हो EF। ठीक है, या इसे सब्सिडरी स्टेशन बोलते हैं। सब्सिडरी, ठीक है, दैट इज सब्सिडरी, स्टेशन। या दूसरा नाम इसका और होता है ऑक्सिलरी स्टेशन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ऑक्सिलरी स्टेशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। टाई स्टेशंस आर स्टेशंस, टाई स्टेशंस आर, tie stations are, that is stations are, station on line, station
online joining the main station एग्जाम्पल E एंड F, ठीक है, दैट इज E एंड F। तो इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज द E एंड F। तो ये जो मेन आपकी सर्वे लाइन्स हैं, इनको जो ज्वाइन करेगा, दिस इज कॉल्ड लैटरल, दिस इज टाई, दिस इज कॉल्ड टाई स्टेशन, या इनको बोला जाता है, दो स्टेशंस को जोड़ दो, जो भी बीच की इनकी जो लाइन्स जा रही हैं, इनको बोला जाता है टाई। ओके, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज टाई लाइन्स। फोर्थ वन इज टाई लाइन, या इन्हें ऑक्सिलरी लाइन बात करते हैं, इनको लाइन की बात करते हैं, ऑक्सिलरी लाइन। या नेक्स्ट आता है सब्सिडरी लाइन, सब्सिडरी लाइन। ओके, चलो, लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशंस, लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन, लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन। देखो ये लाइन है यहाँ पे, ये लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशंस, line joining the tie stations, these are helpful, these are helpful, ये हमारे लिए सहायता करती हैं, हेल्पफुल होती हैं in locating inner details of area, inner details of an area, एग्जाम्पल EF लाइन। EF लाइन जो आपकी है, वो आपको मान लिया किसी भी क्षेत्र की इनर डिटेल चाहिए होगी ना, तो मान लिया अंदर के क्षेत्र के एरिया की अगर आपको कोई डिटेल चाहिए होगी तो ये लाइन आपको बता देगी, ठीक है, दैट इज E और F। ये आपके पॉइंट्स हो गए, यहाँ से आप कहीं पे भी मेजर कर सकते हो, मान लिया इस पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ से आप ऑफसेट ले सकते हो, दिस इज ऑफसेट, या आपने ऑफसेट लिया और ऑफसेट से आपने मेजर कर लिया कि कहाँ पे ट्री की लोकेशन क्या है, वो बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज फिफ्थ वन इज बेस लाइन, दिस इज बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन हमारे यहाँ पे है, जैसे BD है हमारे पास डायग्राम में, अगर बेस लाइन देखोगे, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड टाई लाइन, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, इसको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, बेस लाइन इज द लार्जेस्ट मेन सर्वे लाइन, बेस लाइन इज लार्जेस्ट मेन सर्वे लाइन which generally passes through the center part of central part of an area, ठीक है। तो इसे बोला जाता है बेस लाइन, ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल पार्ट है, चाहे आप इधर सर्वे कर लो चाहे इधर कर लो, उसे बेस लाइन बोला जाता है। एग्जाम्पल BD लाइन। चल नेक्स्ट आते हैं, चेक लाइन क्या होता है। 6 वन इज चेक लाइन। चेक लाइन क्या होता है, या इसको प्रूफ लाइन भी बोला जाता है, दैट इज प्रूफ लाइन, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चेक लाइन, कहाँ पे चेक लाइन लगाया है, डायग्राम में देखोगे तो ये लाइन है जो CJ लाइन है। चेक लाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक लाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क, जो भी फील्ड वर्क है उसकी एक्यूरेसी चेक करना होता है। फील्ड वर्क इट इज़ नॉट फॉर प्लॉटिंग ऑफ एनी पॉइंट, नॉट फॉर प्लॉटिंग
ऑफ प्लॉटिंग ऑफ एनी पॉइंट प्लॉटिंग ऑफ एनी पॉइंट। एग्जाम्पल जो सी जे लाइन आपको बताया था, एग्जाम्पल है आपका सी जे लाइन, ठीक है। चलो, तो जो भी मेजर्ड लेंथ आप जो भी मैप पे होगी, जो भी आपकी ग्राउंड पे मेजर्ड डिस्टेंस होगी और जो भी आपके पास प्लान या मैप पे जो डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंसें अगर बराबर आती हैं, इसका मतलब है कि आपका एरर फ्री है और जो भी आपने सर्वे किया उसमें एरर्स बहुत से कम हैं। और ये लाइन जो आपने जो दिखा रहे हो, यही डिस्टेंस आपकी मैप पे और सेम डिस्टेंस आपकी अगर ग्राउंड पे निकल के आ जाती है, इसका मतलब इससे आप टेस्टिंग करते हो कि जो भी सर्वे आपने किया वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट लिखा देते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी के कंटिन्यूएशन में है जो लाइन यहाँ पे आपकी एंड हुई है, दैट इज मेजर्ड, दूसरा पॉइंट है दैट इज मेजर्ड लेंथ ऑफ चेक लाइन, measured length of check line should be equal to length of check line determined from the plan or map, फ्रॉम प्लान या मैप, कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, ये बात हो गई, यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। चलो, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज नेक्स्ट है चेनेज क्या होता है, 2-3 और हेडिंग्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी एंड हो जाएगी। फिर हम लोग जो अगले जो टॉपिक में डिस्टेंस की जो बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका टेप है, चेन है, तो कितने टाइप की चेन होती है वो सब बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज चेनेज क्या होता है, 7th टर्म है हमारा, दैट इज चेनेज, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो चेनेज की बात कर लेते हैं, दैट इज ABCD पॉइंट्स तो हो गए, A, दिस इज B, दिस इज F। चलो, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड, चेनेज इज द distance measured along the direction of progress of survey, जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे प्रोग्रेस हो रहा है उसे बोला जाता है चेनेज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड, ये वो डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम the starting point Chainage is generally used in, next है, that is chainage
is generally used in linear projects to specify distance of well-defined point, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब जिनकी लोकेशन, एंगल, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होती है तो उसे बोला जाता है वेल डिफाइंड, ठीक है। चल, फ्रॉम द स्टार्टिंग वेल डिफाइंड पॉइंट, फुल स्टॉप, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट R2 represent important features in works, ठीक है। चल क्लियर। चलो, तो इस तरीके से बात हम लोग करते हैं। तो जैसे मान लिया कि आपको मेज़र करना है तो कोई भी ग्राउंड हो सकता है, लेकिन आपको जो भी डिस्टेंस मेज़र करनी, सपोज दैट आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट से लेकर के आपने इस पॉइंट तक मेज़र की, हो सकता है 100 मीटर डिस्टेंस निकल के आ जाए, तो ये आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज डिस्टेंस, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। ये लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 बार एसएससी जी ने पूछ रखा है। वेल कंडीशनड ट्रायंगल, ठीक है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है। किस ट्रायंगल को हम लोग वेल कंडीशन बोल पाएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एंगल होता है कि इस एंगल के बीच में अगर आपका एंगल रहता है तो आप उसको वेल स्टेब्लिश बोल पाओगे। इन चेन सर्वेइंग, ध्यान रखिएगा, चेन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। इन चेन सर्वेइंग द एंगल between the sides of triangle, जो भी हमारी साइड्स हैं उनके बीच में जो एंगल्स निकल के आता है, जैसे आपका सपोज दैट कि आपका ये ट्रायंगल बन के आता है, जैसे ये ट्रायंगल बन के आता, तो उनका ये एंगल की बात हो रही, ये एंगल की बात हो रही, ये एंगल की बात हो रही, इन एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स शुड बी neither too acute acute का मतलब होता है न्यून कोड, ठीक है। चलो, acute, neither too acute nor too obtuse, ना ही बहुत आपका अधिक कोण होना चाहिए और ना ही बहुत न्यून कोण होना चाहिए। मतलब बहुत कम का मतलब मान लिया 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका एक्यूट एंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूस का मतलब जो होता है कि आपका 180 से तो कम होता है लेकिन 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपने 170 बता दिया तो ये ज़्यादा आपका ऑब्ट्यूस हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको एक वैल्यूज़ है जो रेंज में याद रखना होगा, 30 से लगा के 120 तक हम लोग जो मानते हैं वो एंगल आपका होता है वेल आपका ट्रायंगल कहलाता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाता है। तो जो भी आपको सर्वे करना है तो जिस समय आप यहाँ पे स्टेशंस को लोकेट करते हो तो वहाँ पे कोशिश ये करना है कि इनके बीच में जो एंगल है कोशिश ये रहे 30 से कम नहीं होना चाहिए और आपका 120 के बीच लाई करना चाहिए, 120 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को लिख लो क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दैट इज़ ऑब्ट्यूस, they should be in the range of 30 डिग्री टू 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा। सच दैट ऐसा इसलिए करें, इसका फ़ायदा क्या रहता है, सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन जहाँ पे लाइनें कट करती हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज़
क्लियर फॉर प्लॉटिंग पर्पस। अगर आपको प्लॉट करना है, मैप, प्लान या जो भी बनाना है प्लॉटिंग पर्पस, तो वहाँ पे अगर आपने एंगल बहुत कम कर दिया तो आपको दिक्कत क्या आएगी। देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, सपोज दैट एक ट्रायंगल ये बना है, और मान लीजिए एक ट्रायंगल एक छोटा सा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो फिर आपको प्लान पे दर्शाने में दिक्कत आएगी। इस वजह से आपका एंगल 30 से 120 रखा जाता है। और बेस्ट पॉसिबल मैं लिखा देता हूँ, दूसरा पॉइंट है बेस्ट पॉसिबल। क्या हो सकता है? बेस्ट पॉसिबल वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हो, जिसके सारे एंगल कितने कितने होते हैं। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता तो ये भी 60 होता, इनकी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, एंगल भी इनके सबके 60-60 होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, तो ये सबसे सही रहता है। तो ये सब आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, जो है वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपका चेन और टेप के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की चेन्स के बारे में बात करेंगे और टेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।